वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम्स के लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे। आज की हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पीछे की लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी अपडेट कर दी गई है। तो यदि आप आगामी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए और पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट को। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध संगीति के संदर्भ में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में किया गया था और कहाँ पर किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पूछ रहा है कि किस शासनकाल में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो ये काला शुक के समय वैशाली में हुआ था। काला शुक के समय वैशाली में 383 ईसा पूर्व में यह आपकी बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी या फिर साबकामी के द्वारा किया गया था। इसमें बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया था, एक अस्थावीर और एक महासंघी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी आज आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आज बहुत तेज हमारे इधर बारिश हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था, तो है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर था जो 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचले नगर में विभाजित था। यहाँ उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और एक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था, लखनऊ समझौता, क्योंकि 1907 के तहत ये कांग्रेसों में विभाजन हो चुका था, गरम दल में और नरम दल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो दल बदल से संबंधित कानून भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। 8वीं में भाषा का जिक्र है, 9वीं में भूमि सुधार है, 11वीं में नगर निगम या नगर पालिका है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ी गई थी और इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के दल बदल के बारे में बात किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्णय उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने की शक्ति को क्या कहा जाता है। तो जब कोई संसद किसी विधेयक को काफ़ी लंबे समय तक रख लेता है तो उसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पॉकेट वीटो। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विवेक पर सहमति देने की कोई समय सीमा तय नहीं करी गई है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति देता है, अस्वीकृत करता और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग पहली बार 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 40 में संबंधित है, जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो राज्य के ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में बनाने के लिए शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश देता है। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है और डीपीएसपी भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नर्मदा नदी है। नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। अरब सागर में गिरकर यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा अट्टाकामा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है।
तो अटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप चिली में स्थित एक अत्यंत शुष्क मरुस्थल है जो कि प्रशांत महासागर के तट पर एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में फैला हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की क्रस्ट भार के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी पृथ्वी की भूप्रकृति के द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसके बाद दूसरे तत्व सिलिकॉन और तीसरे तत्व एल्युमिनियम का स्थान आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक ध्यान मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन पर बढ़ाने पर था? तो हरित क्रांति का जो प्राथमिक ध्यान था ये गेहूं और चावल से संबंधित था, इनके फसलों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। 1960 के दशक के मध्य भारत में शुरू हुआ था हरित क्रांति। इसके नेतृत्वकर्ता MS स्वामीनाथन थे और इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका मुख्य फोकस उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराना, गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ मिला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निगम कर नहीं है। निगम कर और आयकर दोनों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं जिन्हें सीधे करदाता द्वारा भुगतान किया जाता है, परंतु जबकि GST, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर हैं। तो पूछ रहा है अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? तो निगम कर राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी लिफ्ट में एक व्यक्ति आभासी भार उसके वास्तविक भार से कब अधिक प्रतीत होता है? तो जब एक लिफ्ट में कोई व्यक्ति रहता है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार से अधिक तब प्रतीत होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है। तो जब लिफ्ट त्वरण A के साथ ऊपर जाती है तो व्यक्ति आभासी प्रतिक्रिया के द्वारा इसलिए उसका भार जो होता है वो आभासी से अधिक प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई ये डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है डेसिबल में मापी जाती है इसको, जबकि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापी जाती है। दाब का माप पास्कल में किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में एनोड के रूप में जस्ता के बर्तन का यूज किया जाता है। तो शुष्क सेल में जिंक के पात्र के बाहरी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि इसके केंद्र में कार्बन की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो हाइपो जो है इसको रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। फोटोग्राफी में फिल्मों को फिक्स करने के लिए हाइपोविलियन का उपयोग किया जाता है और रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट होता है। यह प्रकाशित सिल्वर हाइलाइट का घोल को अलग कर देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से थ्रोम्बोसाइट और विटामिन की आवश्यकता होती है? तो मानव रक्त में थक्का बनाने के लिए हमारी प्लेटलेट्स और विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स और यकृत निर्मित थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया विटामिन के और कैल्शियम आयन आवश्यक कार्य के रूप में ये कार्य करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन कौन सा है? तो कुछ पौधों में के कोशिकाओं को विभाजन करने वाला प्रमुख जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ावा देता है और यह जड़ों के अग्रभाग और भ्रूण पोष जैसे तीव्र कोशिका विभाजन के क्षेत्रों में उच्च सांद्रता में पाया जाता है। ऑक्सीन कोशिका वृद्धि और एथिलीन फल पकाने का कार्य इसमें करते हैं, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस भारतीय राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो यक्षगान ये कर्नाटका का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि पौराणिक कथाओं, पुराणों और महाभारत और रामायण पर यह आधारित होती है। इसमें संगीत, नृत्य, संवाद और वेशभूषा का संगम होता है। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन करके नृत्यकाएँ अपना नृत्य करती है, अपनी कलाएँ को दिखाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सप्तपर्णी गुफा स्थित है, जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा ये बिहार के नालंदा या राजगीर जिला में अवस्थित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति इसी गुफा में आयोजित करी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियाँ में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है? तो यह नदी है गंडक नदी। गंडक नदी हिमालय से निकल कर के बिहार में वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है और फिर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए हाजीपुर के पास गंगा के तट से जाकर के मिलती है और वहीं पर सोनपुर और करमनासा दक्षिण से गंगा में मिल जाती है और अंतर जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस क्षेत्र में 1855 से 56 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह हुआ था? तो बिहार के भागलपुर राजमहल इसके बीच की भूमि को दामन ए कोह कहा जाता था। इसी के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था और सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ये 4 व्यक्ति इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। सबसे मेन थे सिद्धू, जिसे दामन ए कोह कहा जाता था। इस भागलपुर राजमहल पहाड़ियों के बीच और यह अंग्रेजों के और जमींदारों के खिलाफ एक हिंसक आदिवासी आंदोलन हुआ करता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी ये आपके उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में उत्तराखंड किया। इससे पूर्व 37वें खेलों की मेज़बानी गोवा द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन को हाल ही में कितने वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है और भारत की सबसे पुरानी स्टेशन है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला व्यावसायिक बिजली घर है जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। 1969 में अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनगणना के 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? 2011 के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या 61.80% है। यह भारत के सभी राज्यों को कम से कम साक्षरता दर्ज दी गई है। बिहार की साक्षरता जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में सबसे कम है। तो बस यहाँ आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गई। मिलेंगे आपसे एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। यदि आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो पीडीएफ आपको ज्ञान सेतु पीडीएफ सर्च करेंगे आप जब टेलीग्राम पे, तो ये एक चैनल मिलेंगे जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।